हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। शुरू पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। जो हम बच्चों इतिहास के बारे में जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये हम 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस समय मुगल साम्राज्य का शासन था, तो मुगल साम्राज्य की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत जो आता है, जैसे कि आईने अकबरी पहला स्रोत। दूसरा स्रोत है मुगलों की राजधानी से दूर लिखे हुए दस्तावेज, और तीसरा स्रोत है ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। ये हमारे पास तीन स्रोत है जो मुगल साम्राज्य के जानकारी के बारे में काफी ज्यादा विवरण दे सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, पहला तो आईने अकबरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आईने अकबरी क्या है? बेसिकली एक पुस्तक है जो अकबर के शासनकाल पर लिखा गया है। ये पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, जिसका जन्म जो था मुगलों की राजधानी आगरा में हुआ था। आईने अकबरी में से हमें क्या मिलता है बच्चों? कृषि इतिहास में खेती के जो नियमित जुताई थी, यानी खेतों को किस तरीके से जोता जाता था, उसके बारे में काफी तसल्ली से इसके अंदर लिखा गया है। इसके साथ साथ राजस्वों के बारे में, करों के बारे में, है ना, फसलें किस तरीके से उगाई जाती थी, जमींदारों के बीच यानी किसानों और जमींदारों के बीच किस प्रकार के रिश्ते थे, इन सभी का वर्णन हमें आईने अकबरी नामक पुस्तक देती है। ठीक है। दूसरा हमारे पास जानकारी का स्रोत है मुगलों की राजधानी से दूर लिखे दस्तावेज। मतलब क्या है बच्चों? कृषि इतिहास को जानने में मुगलों की राजधानी से, यानी कॉमन सी बात है, मुगलों की राजधानी में हमें मुगलों के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन किसानों की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो मुगल राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे जो दस्तावेज हैं, जो सरकार की आमदनी के बारे में जानकारी देते हैं कि सरकार को यानी मुगल राज को कहां से पैसा प्राप्त हुआ करता था। ठीक है ना। और इसके साथ 16वीं से 17वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी कुछ ऐसे ही दस्तावेज हमें मिले हैं जो हमें मुगल शासनकाल के दौरान किसानों की जानकारी हमें देते हैं या मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा आता है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। आप सभी को पता है 16वीं और 17वीं शताब्दी के लगभग में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आ गई थी। ठीक है ना, जिन्होंने हम पे शासन किया था लगभग 250 से 300 साल ज्यादा ही किया था। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे जो दस्तावेज हैं वो पूरी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा दस्तावेज मतलब जानकारी पेश करते हैं। ये हमें स्रोत बताते हैं कि किसान, जमींदार और राज्य के बीच झगड़े क्यों होते थे बच्चों। किसानों के बीच, जमींदारों के बीच या राज्य के बीच झगड़े क्यों होते थे, लड़ाइयाँ क्यों होती थी, इसके बारे में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज काफी ज्यादा विवरण दे सकते हैं। वो बात अलग है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। चलो अब बात करते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुगल काल में क्या होता था। जो किसान होते थे उन रैयत या मुजरियान कहा जाता था। ठीक है। ये रैयत या मुजरियान कहा जाता था, या किसान या असामी जैसे शब्द भी इसके लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है बच्चों, इन किसानों के लिए। और ये जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है बच्चों। इसके साथ मुगल काल में जो किसान दो प्रकार के होते थे बच्चों। एक था पहला खुद काश्त और दूसरा था पाही काश्त। ये दो प्रकार के किसान होते थे मुगल काल में। अब देखते चलो कि किस प्रकार के किसान होते हैं। तो खुद काश्त अगर किसानों के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें तो खुद काश्त ये वह किसान हुआ करते थे जो अपने गांव में ही रहा करते थे। ठीक है ना। ये वह किसान थे जो अपने गांव में रहते थे, और ये किसान खुद की जमीन पर क्या करते थे? खेती किया करते थे, दूसरे जमीन पर नहीं जाते थे। इसीलिए वर्ड खुद काश्त यानी खुद की जमीन पर खेती करने वाले लोगों को खुद काश्त कहा जाता था। ठीक है बच्चों। दूसरा आता था पाही काश्त। अब पाही काश्त कौन होता था बच्चों? तो पाही काश्त वह किसान होते थे, इन्हें मतलब पाही काश्त को खेतीहर भी कहा जाता था। ठीक है। और ये दूसरे गाँव में जाकर ठेके पर क्या करते थे? खेती करने के लिए आते थे। दूसरे गांव में जाते थे और ठेके पर मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन या मतलब फसलों को उगाना है तब तक ये खेती किया करते थे। काम खत्म, पैसा लिया, खत्म। ठीक है। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से भी क्या होते थे, मतलब लोग जो होते थे ना बच्चों पाही काश्त, अपनी मर्जी से बनते थे, अपनी मर्जी से दूसरे गाँव में जाते थे खेती करने के लिए। ठीक है ना, अर्निंग करने के लिए। अब बात करते हो बच्चों मुगल साम्राज्य में किसानों की स्थिति के अगर बारे में बात की जाए तो मुगल काल में जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला आता है औसत किसान। अब आप बोलोगे औसत किसान होता क्या है? तो पहला देखो, उत्तर भारत में एक औसत किसान के पास, ठीक है ना, जो एवरेज है, ठीक है ना बच्चों, उस किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल हो
या 2 हल से ज्यादा कुछ हो सकता है। कई लोगों के पास तो इतना भी नहीं होता था, कई लोगों के पास 2 जोड़ी मतलब 2 हल और 1 जोड़ी बैल भी नहीं होते थे। ठीक है, इन किसानों को क्या कहा जाता था? औसत किसान कहा जाता था उत्तर भारत में। दूसरे आते थे बच्चों समृद्ध किसान। और समृद्ध किसान कौन थे? तो गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ से ज्यादा जमीन होती थी ना बच्चों, गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ से ज्यादा जमीन होती थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे समृद्ध किसान कहा जाता था। और तीसरा आता था अमीर किसान। अब अमीर किसान कौन होते हैं? तो बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की जो ऊपरी सीमा थी ना, ठीक है, वो 5 एकड़ थी। मतलब एक औसत किसान जो एवरेज किसान था बंगाल में, उसके पास 5 एकड़ जमीन होती थी। और जिन किसान बंगाल में जिन किसानों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन होती थी, ठीक है ना, जमीन वाले किसानों को अमीर समझा जाता था। आसामी मैंने बताई ना, आसामी का मतलब किसान है, तो उन्हें अमीर कहा जाता था या समझा जाता था। इसके साथ साथ एक पॉइंट जरूर याद रखना बच्चों, हल जोतने वाले खेतीहर जो किसान थे ना, वो हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए कुछ निशान बना दिया करते थे। ठीक है ना, और मतलब ये बंजर है कि क्या नाम है, मिट्टी वाली है कि उपजाऊ, इस तरह से निशान बना दिया करते थे। और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े भी हमें गाँव में देखे जा सकते हैं, या इतिहासकारों को ऐसे जमीन हजारों की संख्या में पाई गई है। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य में खेती करने के तरीके, यानी मुगल साम्राज्य में खेती किस तरीके से किया जाता था, उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों खेती करने के लिए पहला क्या था बच्चों? पशु बल का प्रयोग, यानी पशु बल पर आधारित कृषि। आप सभी को पता है मुगल काल में क्या होता था खेती करने का, ये तो हम सभी को पता है कि खेती करना एक बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन किसान ऐसी तकनीक का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित हो। खुद खेती नहीं करते थे, पशुओं के सहारे क्या करते थे? खेती करवाया करते थे, पशुओं के सहारे खेती किया करते थे। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, बैलों के द्वारा खेती करा रहा है, तो ये क्या है? पशु बल पर आधारित कृषि है बच्चों। दूसरा है हल का प्रयोग। इसमें क्या हुआ था बच्चों? लकड़ी के हल का प्रयोग किया जा रहा था मुगल काल में, जिसका एक छोर पर क्या होता? लोहे की जो नुकीली है ना, फाल लगी होती थी, ठीक है, जिससे आसानी से बनाया जा सकता था। लेकिन क्या होता था? ऐसे हल मिट्टी को बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं खोद सकते थे, जिसके कारण जो जमीन होती है ना बच्चों, भूमि होती है, उसकी प्राकृतिक जो नमी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती थी, और जमीन की जो प्राकृतिक नमी है ना, वो बरकरार रखा करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हल का प्रयोग किया जाता था। तीसरा होता था बीजों को हाथ से छिड़कने का रिवाज। अब उस समय होता क्या था मुगल काल में? बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल किया जाता था बच्चों बीज बोने के लिए। ठीक है, लेकिन बीजों को मुगल काल में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ क्या होता था, जो किसान होते थे ना, वो हाथों से छिड़क कर क्या करते थे? मतलब बीजों को बोया करते थे। ये काफी ज्यादा प्रचलन में था, हाथों से छिड़क कर बीजों को बोना उस टाइम पे। नेक्स्ट है लकड़ी के मुठ वाले लोहे, यानी मिट्टी की खुदाई और साथ साथ निराई के लिए क्या होता है? लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे बच्चों। इससे खेती करना क्या होता? बहुत ज्यादा आसान हो जाया करता था। अब बात करते हैं मुगल काल में हमारा जातियां कौन कौन सी थी भाई मुगल काल में। तो देखो बच्चों, अगर हम मुगल काल की जातियों के बारे में बात की जाए तो आप इस चीज को समझ जाइएगा कि जाति और अन्य जाति जैसे कि भेदभाव की वजह से क्या था, किसान ना कई समूहों में बटा हुआ था। मुगल काल में क्या होता? जाति और जाति भेदभाव के कारण किसान जो था वो कई सारे समूहों में बटा हुआ था, और खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो खेतों की जुताई करते थे ना, ठीक है, उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाते थे या नीच काम किया करते थे, ठीक है, या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। इन्हें उस समय जो समाज होता था ना, ठीक है, मतलब खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाते थे या नीच कामों में लगे हुए थे या खेतों में मजदूरी करते थे, इन्हें नीच समझा जाता था। इसके साथ मुसलमान समुदायों में क्या होता था? एक जाति थी हलाल खुरान, ठीक है, तो हलाल खुरान जैसे जो लोग होते थे वो नीच कामों में से जुड़े हुए समूहों में थे, और गाँव की हदों से क्या होते थे? बाहर रहा करते थे, मतलब नीच काम करते थे, और ये क्या होते थे? गाँव से बाहर रहा करते थे। जमींदारों ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए उस टाइम पे क्या किया था, और मुसलमानों को नीचे करने के लिए हलाल खुरान एक जाति बना दी उन्होंने। क्योंकि नीच काम का मतलब क्या है? जैसे ये सफाई करना हो गया, है ना बच्चों, सफाई करना हो गया, और मतलब जैसे कसाई नहीं होता वो काम हो गया, है ना, और इसके साथ साथ नालियां साफ करने वाला हो गया। ऐसे लोग ये लोग काम करते थे, इनको हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ इसी तरह बिहार में मल्लाह ज्यादा होते थे बच्चों, जिसका अर्थ होता है नाविकों का पुत्र,
ठीक है ना, इसे हम मछुआरे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब की तुलना में दासों की जाती, मतलब इन मछुआरों की जो तुलना होती थी, मल्ला दादा मतलब मछुआरा ही होता है, ठीक है, इनकी तुलना दासों के से की जाती थी। और इसकी 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक से हमें राजपूत जो होते थे, राजपूत किसानों की जानकारी मिलती है कि हाँ भाई, राजपूत कृषि भी किया करते थे। इस किताब के मुताबिक जो जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जो स्थान था ना, उनका जो जगह था, वो राजपूतों से नीचा माना जाता था। ठीक है, वैसे तो जाट भी क्षत्रिय ही होते हैं, लेकिन राजपूतों से नीचे माने जाते हैं। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाकों में गौरव समुदाय ने भी किया। एक गौरव जो होता है ना, गौरव समुदाय होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है, तो इन्होंने कहा भैया हम भी तो राजपूत हैं, हमारी भी तो वैसी स्थिति है। पशुबल और बागवानी के बढ़ते मुनाफे के कारण क्या हुआ बच्चों, जब ये पशुपालन जो हो गया या बागवानी जो मुनाफा हो गया, इसकी वृद्धि हो गई, इसके कारण क्या हुआ, जो अहीर, गुज्जर और माली जैसी जो जातियां थी ना, ये धीरे धीरे क्या हो गई थी, ग्रोथ करने लग गई थी, धीरे धीरे ऊपर उठने लग गई। अब पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरे जातियां जैसे थी ना, जैसे संदगोप और केवर्त भी किसानों की तरह ही इनकी सामाजिक पाना चाहते थे। मतलब जैसे जो जाट वाट की स्थिति थी, ऐसी ही स्थिति ये लोग भी पाना चाहते थे। बची क्या थी और कृषि समाज में स्थिति क्या थी। तो पहला टॉपिक बात करते, देखो बच्चों, खेती के मौसम चक्र के अगर बारे में बात की जाए तो देखो बच्चों, मुगल काल में क्या होता था, मौसम के 2 चक्रों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 2 फसल चक्र में खेती की जाती थी। पहला था खरीफ, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं, और दूसरा था रवि, जिसे वसंत का मौसम भी कहते हैं। ये 2 मौसम चक्र में वो लोग क्या करते, खेती ज्यादा किया करते थे। सूखे इलाके और बंजर जमीन को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर कम से कम 2 फसलें होती थी, 2 से 3 फसलें उगाई जाती थी, है ना, 2 से 3 फसलें तो उगाई जाती ही थी। और इसके साथ साथ आपका मुगल प्रांत यानी मुगलों की राजधानी आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी बच्चों। दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, और बंगाल में सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ चावल की ही 50 किस्में थी। आप सभी को पता है कि जो बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल जो है, वो चावल की कृषि के लिए सबसे सर्वप्रथम है, सबसे ज्यादा चावल की खेती यही होती है। तो 50 किस्में चावल की खेती यही थी। इसके साथ साथ भारत में खेती जो थी ना, वो सिर्फ गुजारा करने के लिए ही की जाती थी। अगर हम मुगल स्रोतों के बारे में, जैसे कि आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, इसमें कुछ सर्वोत्तम फसलों जैसे शब्द भी मिलते हैं कि कुछ ऐसी सर्वोत्तम फसलों के जैसे बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब इसका मतलब क्या होता है सर्वोत्तम फसलें, तो मुगल राज्य में भी क्या होता था, किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था, जिससे क्या हो, उस टाइम पे क्या होता था, मतलब जो राज्य होता था ना, वो ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मतलब किसानों को कहता था, ठीक है, जिससे राज्य को ज्यादा टैक्स मिले। ठीक है, कपास और गन्ना जैसी फसलें जो होती थी ना, वो बेहतरीन या सर्वोत्तम किस्म की फसलें मानी जाती थी। इन्हें जिन्स कामिल कहते हैं। मुगल काल में सर्वोत्तम किस्म की फसलों को जिन्स कामिल कहा जाता था, जैसे कि गन्ना और कपास। ठीक है, इसके साथ साथ 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ना नई नई फसलें क्या हो गई थी, भारतीय उपमहाद्वीप में आने लग गई थी। अलग अलग देशों से फसलें भारत में आने लग गई, है ना। जैसे कि अगर बात की जाए तो मक्का जो है ना, वो भारत में आया था, अफ्रीका और स्पेन के रास्ते लाया गया था। और इसके साथ 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत के मुख्य फसलों में की जाने लग गई थी, मक्के की। इसके साथ साथ टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गया जैसी सब्जियों को उस समय नई दुनिया की फसलें कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह अनानास और पपीता जैसी फसलों को भी कहा जाता था नई दुनिया की फसल, क्योंकि ये नई दुनिया से आई थी, बाहरी दुनिया से। हमारे भारत में इसकी खेती उस समय ज्यादा नहीं होती थी, तो ये बाहर से आई थी। ठीक है, अब बात करेंगे मुख्य घटक के तौर पे पंचायतों की भूमिका, यानी मुगल काल में पंचायतों की क्या भूमिका होती थी। तो पहले हम बात करेंगे पंचायतों का गठन किस प्रकार होता था या संरचना के बारे में। तो देखो बच्चों, गांव की पंचायत में क्या होता था, बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। यानी गांव में क्या होता, पंचायत में जो बुजुर्ग होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जो काफी ज्यादा उम्र दराज के जो लोग होते हैं, वो पंचायत में शामिल हुआ करते थे। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे उसमें, जिनके पास अपनी संपत्ति का पुश्तैनी अधिकार होता था, यानी अपनी जमीन पर पूरा अधिकार होता था, पुश्तैनी। ऐसे लोग पंचायत का मुख्य हिस्सा थे। और ये एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियां की नुमाइंदगी होती थी। मतलब अलग अलग संप्रदाय और जाति के लोग इसमें रहा करते थे।
और इसके साथ साथ पंचायत का फैसला बच्चों सर्वमान्य होता था, यानी सबको पंचायत का फैसला मानना पड़ता था। कोई भी उसका अगर कोई मतलब पंचायत का फैसला नहीं मानेगा तो उसे दंड दिया जाता था, है ना। और इसके साथ साथ पंचायत के मुखिया का चुनाव। अब भाई जो वहाँ का मुखिया होता है, गाँव में देखा हो मुखिया बड़े ताड़ में रहते, मतलब ताड़ का मतलब क्या है बच्चों, काफी ज्यादा रुतबे में रहते हैं गाँव के मुखिया। तो जो गाँव के जो पंचायत का जो मुखिया होता था या पंचायत का जो सरदार, उसे मुखिया कहा जाता था, जैसे मंडल या मुकद्दम भी कहा जाता है बच्चों। मुखिया का जो चुनाव होता था वो गांव के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे ना, उनकी सर्व सहमति से होता था मतलब मुखिया का चुनाव। और चुनाव के बाद क्या होता था, जो मुखिया होता था वो जमींदार से मंजूरी लेने के लिए जाता था कि हाँ भाई मैं क्या बन चुका हूँ, मुखिया बन चुका हूँ, तो आप मुझे इसकी मंजूरी दे दीजिए। मुखिया जो है ना वो अपने पद पर तब तक रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों पर उसका विश्वास है, उसका भरोसा है। अगर गांव के लोगों का उस पर भरोसा नहीं होता था तो उसको बुजुर्ग को बर्खास्त कर दिया जाता था। बुजुर्गों पर भरोसा नहीं है तो उसे बर्खास्त कर देते थे, उसको पद से हटा दिया करते थे। इसके साथ साथ गांव की जो आमदनी है कि गांव में पैसा कहाँ से आए, कैसे आएगा, गांव में किन किन चीजों में पैसा खर्च किया जाएगा, इसका हिसाब किताब रखना मुखिया का एक मुख्य काम था। और इसमें क्या होता था, मुखिया की जो सहायता है उसका पटवारी किया करता था। तो ये था मुखिया का चुनाव बच्चों। अब बात करते हैं आम खजाना। अब आम खजाना क्या था बच्चों, यानी पंचायत का जो खर्चा होता था वो गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। मतलब इस खजाने में हर व्यक्ति गांव का अपना मतलब पैसा दिया करता था। इस खजाने से क्या होता था, उन अधिकारियों की खातिरदारी की जाती थी जो समय समय पे क्या होते थे, मतलब गांव में आते थे सर्वेक्षण करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता था, उसमें पैसा खर्च किया जाता था। इसके साथ साथ इस खजाने का प्रयोग कोई प्राकृतिक आपदा या विपदा से निपटने के लिए किया जाता था, ठीक है, जैसे बाढ़ हो गया। और इसके साथ साथ कुछ सामुदायिक कार्य करने के लिए भी क्या होता था, इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे कुछ चीजें होती, जैसे किसान खुद नहीं कर सकते तो कुछ चीजें जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे मोटे बांध बनवाना, नहर बनवाना, तो अकेला किसान नहीं कर सकता था। तो ऐसे काम कराने का जो पैसा आता था वो आम खजाने से आया करता था, ठीक है। और दूसरा चौथा है बच्चों पंचायत के अधिकार और कार्य, कि आखिर भैया पंचायत के अधिकार क्या थे और कार्य क्या थे। तो पंचायत तो क्या था बच्चों, एक बड़ा काम ये था कि इस बात की तसल्ली रखना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं ना वो अपनी जाति के अंदर रहे, यानी जाति के बाहर ना जाए, हद से बाहर ना जाए। और पूर्वी भारत में क्या सभी शादियां मंडल की उपस्थिति में हो रही है या मुखिया की उपस्थिति में हो रही है कि नहीं हो रही, इस बात की निगरानी रखनी थी। जाति की अवहेलना, यानी कोई जाति की अवहेलना ना करे, उसकी मतलब है ना रोक टोक ना करे, इसको रखने के लिए क्या था, लोगों के आचरणों पर नजर रखा जाता था और ये मुखिया की जिम्मेदारी थी। पंचायत जुर्माना भी लगा सकती थी या लोगों को समुदाय से निष्कासित भी कर सकती थी या उन्हें गंभीर दंड दिया जाता था। उस टाइम पे बेसिकली था क्या कि उनका दाना पानी सब बंद कर दिया जाता था, उनका व्यवसाय भी छीन लिया जाता था और गांव से तड़ी पार कर दिया जाता था। इस टाइप से प्राचीन काल में क्या होता था, लोगों को सजा दी जाती थी। नेक्स्ट आता जाति पंचायत एवं कार्य, ये भी इसी का हिस्सा है पंचायत का। जैसे क्या होता, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति का अपना एक अलग पंचायत होता था। जैसे गांव में जो जातियां होती थी उनका एक अलग पंचायत होता था। वह जमीन से जुड़े जो दावेदारियां हैं, झगड़े हैं, वो सुलझाया करती थी पंचायत। और ये तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, यानी जो जातियां हैं, जाति के अंदर ही विवाह हो रहा है कि नहीं, इस बात का मतलब जाति पंचायत निगरानी रखती थी। और कर्मकांडीय वर्चस्व हमेशा रहना चाहिए कि मतलब निम्न जाति का काम क्या है, ऊंची जाति का काम क्या है, जमींदारों का काम क्या है, तो ये कर्मकांडीय वर्चस्व हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार का वहाँ क्या होता था, मतलब प्रोसेस हुआ करता था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, किसानों और दस्तकारों के बीच आखिर फर्क करना उस समय मुश्किल क्यों होता था, क्या होता था ऐसा। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में क्या होता था, जब सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया तो गाँव में दस्तकार की काफी तादाद देखी गई, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी गाँव में, ठीक है। कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% जो लोग थे ना वो काश्तकार थे या दस्तकार थे, ठीक है। अब दस्तकार का मतलब क्या होता है, दस्तकार का मतलब होता है जो बच्चों कपड़ों पर डिजाइन नहीं बनाते या मिट्टी के बर्तन या मूर्तियां बनाते, उन्हें दस्तकार कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होता था, जो खेतीहर होते थे ना, जो किसान होते थे, जब वो खेती करते तो खेती के टाइम पे ऐसा तो नहीं रेगुलर लगे रहेंगे, तो जब उन्हें कोई काम में जो फुर्सत मिल जाती थी तो फुर्सत के टाइम पे क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, मतलब दस्तकारी के काम करने लग जाते थे।
जैसे कि क्या होता है, जैसे मतलब होता क्या, जैसे रंगरेजी करना यानी कपड़ों पे रंगना या उन पर छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, है ना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत मिल जाती थी ना किसानों को, तो बुआई सुहाई के बीच या सुहाई कटाई के बीच उस समय ये खेतीहर किसान क्या करते थे, दास्तकारी का काम करते थे। खेती तो हो गई है भाई, तो बीच में कोई फालतू थोड़ी ना बैठेंगे, तो इसीलिए क्या होता था उस समय, क्या होता था, किसानों और दास्तकारों के बीच है ना फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता। इसके साथ साथ जमींदार उनकी सेवाओं के बदले क्या होते थे, लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता दिया करते थे। यहाँ तक कि खाने के लिए नगदी फसलें जो नहीं होती, जैसे मतलब तिल बिल हो गए, ये नगदी फसलें दिया करते थे। इस फसलों को जजमानी, इस प्रथा को जजमानी प्रथा भी कहा जाता है। दोबारा सुन लो, क्या बोला मैंने, कि जमींदार होते थे वो लोहार, बढ़ई और सुनारों को रोज का भत्ता दिया करते थे और नगदी फसलें देते थे। इस प्रथा को कहते जजमानी प्रथा। ठीक है, चल अब बात करते हैं आखिर कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफी बार ये टॉपिक आता है। तो कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो देखो बच्चों, मुगल काल में महिलाएं और पुरुष जो थे ना, कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। अब कंधे से कंधा मिलाकर मतलब ये नहीं कि उन लोगों की हाइट सेम थी, नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, मतलब पुरुष भी काम करती थी और स्त्रियां भी काम किया करती थी, दोनों ही काम करते थे। इसके साथ साथ पुरुष जो होते थे वो खेत जोतते थे और हल चलाते थे, जबकि महिलाएं क्या होती थी, बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई जो फसलें होती थी ना, तो उनसे अनाज के दाने को निकालने का काम ये महिलाएं किया करती थी। यानी पुरुषों का और महिलाओं का काम क्या होता, बंटवारा किया गया था। इसके साथ साथ महिलाओं पर कुछ जैव वैज्ञानिक जो है ना क्रियाओं को लेकर कुछ प्रतिबंध भी थे। जैसे कि अगर बात की जाए, पश्चिम भारत में जो ना मासिक धर्म वाली महिलाएं जो होती थी, जिनके पीरियड्स हुआ करते थे, ठीक है, उन महिलाओं को हल या कुम्हार के चाक के बर्तनों को छूने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार से क्या होता, बंगाल में जो मासिक धर्म वाली महिलाएं होती थी वो पान के बागानों में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस प्रकार के उस टाइम पे महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है ना, आप लोग देखना मासिक में लिख रखा है वहां राजस्वला करके कुछ शब्द होगा। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम क्या होता था, महिलाएं क्या करती थी। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया काम कौन करती थी, महिलाएं किया करती थी। किसी वस्तु यानी महिला द्वारा कोई कपड़ा डिजाइन किया गया, कोई मूर्ति बनाई गई, तो अगर वो जितना अच्छा यानी बनाया गया, तो कॉमन सी बात है, किसी वस्तु का जितना ज्यादा वाणिज्यीकरण होता था ना, यानी वो वस्तु जितनी ज्यादा बिकती थी, उतनी ही महिलाओं की क्या होती थी, श्रम की मांग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और उस समय मुगल काल में जो समाज था बच्चों, वो मतलब श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे अपने बच्चों के श्रम के रूप में क्या करते, उपलब्ध कराते। कॉमन सी बात है, वो बच्चे पैदा करेंगे तो आगे वो क्या उत्पन्न करेंगे, श्रम को उत्पन्न करती थी। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में बच्चे पैदा करने वाला एक संसाधन समझा जाता था उस टाइम पे महिलाओं को। ठीक है, ये तो हमने बात करी महिलाओं की स्थिति कृषि समाज में। अब बात करते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो देखो, जो समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। अब महिलाओं में मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण जो विवाहित महिलाओं की संख्या उस समय बहुत ज्यादा कम थी। जो विवाह करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम थी। और इसके साथ साथ गाँव में क्या होता था, गाँव में बहुत सारे से जो संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत चुकानी पड़ती थी, है ना। यहाँ तो अभी सिस्टम है कि लड़की क्या करे, लड़के को दहेज देती है, लेकिन उस टाइम पे जो लड़के लड़कियों को दहेज देते थे शादी करने के लिए, क्योंकि महिलाओं की संख्या उस समय कम थी। इसके साथ साथ जो तलाकशुदा महिला होती थी, जिनका तलाक हो जाता था, वो महिलाओं के पास इतना अधिकार था कि वो क्या महिलाएं क्या करती थी, दोनों मतलब जैसे महिला जो विधवा महिला होती, तलाकशुदा महिलाएं, दोनों ही कानूनी रूप से शादी कर सकती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रचलित रिवाजों के अनुसार जो मुखिया होता था ना, घर का मुखिया, वो पुरुष होता था। इस कारण महिला पर क्या होता था, या समुदाय के पुरुषों का पूरी तरीके से क्या होता था, नियंत्रण होता था। यदि अगर पुरुष को ऐसा बात पता चलती थी कि यदि महिला पर गलत रास्ते पर चलने का संदेह होता था कि भाई महिला कोई है, वो गलत रास्ते पर चल रही है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसे कड़े दंड दिए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है ना, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि बेवफाई के शक पर ही, मतलब कई बार महिलाओं ने अपने पतियों द्वारा दी गई बेवफाई, मतलब बेवफाई के शक पर क्या करती है, महिलाओं को भयानक दंड दिए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है ना, और इसके साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि और पश्चिम भारत के इलाकों में कुछ बहुत सारे ऐसे दस्तावेजों में दरख्वास्तें मिली हैं जिसमें महिलाओं ने न्याय के लिए मुआवजे की मांग की है ग्राम पंचायत से। ठीक है ना,
और इसके साथ साथ पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करते हुए देखा गया है कि मतलब उनको पति उनके साथ बेवफाई करते थे। फिर गृहस्थी के मर्द पर ये आरोप लगाती थी कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करते हैं जो पुरुष होते थे। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, अगर महिला कर दे तो फिर भाई उन्हें बहुत ज्यादा दंड दिया जाता था, ठीक है ना। पहले बात करते हैं आखिर मुगल समाज में जमींदारों की भूमिका क्या होती। तो पहला क्या था बच्चों, जमीन के मालिक। यानी मुगल भारत में क्या होता था, जो जमींदार की कमाई जो होती थी ना, ठीक है, वो कृषि से थी। मतलब कृषि से ही वो लोग पैसा कमाया करते थे। वह कृषि उत्पादन में क्या होता है, प्रत्यक्ष कभी भागीदारी नहीं करते थे। वह अपनी जमीन के क्या होते थे, बस मालिक होते थे। खेती तो किसान किया करते थे, ठीक है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते थे। इसके साथ साथ क्या होता था, उच्च स्थिति के कारण, यानी जमींदारों का समाज में क्या होती थी, ऊंची हैसियत होती थी, ठीक है, समाज में बहुत ज्यादा ऊंची हैसियत होती थी। और ऊंची हैसियत होने के उनके दो कारण थे। पहला, उनकी जाति बहुत ज्यादा समाज में ऊंची थी, और दूसरा क्या था, राज्य के द्वारा जमींदारों को कुछ विशेष सेवाएं दी जाती थी, जिसके कारण समाज में क्या थी, जमींदारों की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा ऊंची थी। तीसरा, विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, यानी जमींदारों की समृद्धि या उनके विकास का एक कारण कौन क्या था, उनकी जमीन थी। उनके पास जमीनों की कोई कमी नहीं थी, जमीन बहुत सारे थे। और उनकी जमीनों पर क्या होते थे, जो दिहाड़ी के मजदूर होते थे और पराधीन मजदूर होते थे, वो क्या करते थे, उनकी जमीनों पर काम किया करते थे। तो ये लोग क्या होते थे, मतलब पराधीन का मतलब वही होता है, मतलब जो बंधुआ मजदूर जो होते थे, इनकी जमीनों पर काम किया करते थे, ठीक है। जमीन का अधिकार, यानी जमींदारों को अधिकार था कि वे अपनी जमीनों को बेच भी सकते थे, या उन्हें दूसरों के नाम भी कर सकते थे, या अपनी जमीन को वो गिरवी भी रख सकते थे। इतनी पावर्स होती थी जमींदारों के पास। पांचवा क्या था, राज्य की ओर से कर वसूलना, यानी जमींदारों की शक्ति का एक और कारण क्या था कि वो राज्य की ओर से क्या करते थे, कर वसूलते थे, ठीक है ना, और राजा को दे दिया करते थे। और इस प्रकार से राजा, यानी मुगल काल में जो राजा होता था, वो इनके वित्तीय जो होता ना, वित्तीय मुआवजा भी दिया करता था या पैसा भी दिया करता था। इसके साथ सैनिक संसाधन, यानी जमींदारों के पास खुद के किले होते थे बच्चों, बड़े बड़े किले होते थे, और वह अपनी सैनिक टुकड़ियां थी, उनके पास खुद की सैनिक टुकड़ियां थी, और घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाही के जत्थे भी थे, ठीक है ना। इस प्रकार का मतलब जमींदारों के पास ताकत हुआ करती थी, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता था कि जब राजा को इन सेना की जरूरत होती थी, तो जमींदारों से इस प्रकार की सैनिक सहायता लिया करता था। सातवां था बच्चों, उच्च स्थान, यानी मुगल काल के समाज में अगर देखा जाए, मुगल काल के समाज को एक पिरामिड के रूप में देखा जाए, तो पिरामिड के रूप में सबसे सर्वोत्तम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था, जमींदारों का हुआ करता था। उसका स्थान सबसे ऊंचा हुआ करता था, ठीक है ना। आठवां क्या बच्चों, खेतीहरों की सहायता, यानी जमींदारों ने क्या किया था, किसानों को बचाने के लिए क्या किया था, उन्हें खेती के उपकरण यानी औजार, ठीक है ना, और धन उधार देकर क्या किया था, किसानों की सहायता की थी जमींदारों ने, ठीक है। इतने भी मतलब किसानों के लिए होते थे समर्पित ये। नौवां क्या है, बाजार स्थापित करना, यानी जमींदार अपनी जमीनों की फसल भी बेचते थे, और उसके साथ साथ वे बाजार भी स्थापित करते थे, जहां दूसरे किसान जो होते थे ना, वो आकर अपने माल को बेच सकते थे। इस प्रकार के बड़े बड़े उन्होंने क्या किए थे, बाजार स्थापित किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति थी मुगल काल में जमींदारों की। अब बात करते हैं जंगलवासी तथा उनका जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो जंगलवासी, तो बताओ बच्चों ने जंगलवासी या वनवासी भी कहते हैं, तो लेकिन जंगलवासी या वनवासी कहते हैं जो जंगली उत्पादों पर निर्भर होते थे। इसका मतलब ये नहीं, जंगली कहने का मतलब ये नहीं कि जंगली ये लोग ये असभ्य है, नहीं, ये अपने जीवन निर्वाहन के लिए क्या करते थे, जंगली उत्पादों पर निर्भर रहा करते थे। और ये लोग शिकार, स्थानांतरित कृषि, ठीक है ना, और मतलब खेती किया करते थे, और इस तरीके से अपने जीवन यापन किया करते थे जंगलवासी या वनवासी। अब इनके जीवन में क्या बदलाव आया, पहले क्या, हाथियों की प्राप्ति, यानी बाहरी शक्तियों ने क्या किया था, धीरे धीरे जंगलों की ओर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय जब राजा को हाथियों की जरूरत होती थी ना, तो वो लोग क्या करते थे, जंगलों से इन हाथियों को पकड़ा करते थे, ठीक है ना। या क्या करते थे कि जो वो किसान होते थे, मतलब जंगलवासी होते थे, उनसे जो भेंट लिया करते थे, तो भेंट में क्या शामिल होता था, तो भेंट में उनसे वो ले लिया करते थे, क्या नाम है, हाथी, ठीक है। दूसरा है, अभियान के द्वारा गरीब अमीरों और
जंगल वासियों की समस्या का समाधान करना। तो देखो बच्चों, मुगल काल में क्या होता था, साम्राज्य में या राज्य की एक विशेषता होती थी कि जो राजा होता था वो समय समय पर क्या करता था, अभियान के द्वारा, ठीक है, संपूर्ण राज्य में घुमा करता था, ठीक है, घोड़ों के द्वारा घुमा करता था, ठीक है ना। और वो अपने साम्राज्य में क्या करता था, गरीबों, अमीरों या जंगल वासियों की समस्याओं का सुनता था और उनका समाधान किया करता था। तीसरा, कृषि बस्ती के लिए जंगल का सफाई किया गया। मतलब राज्य ने क्या किया, किसानों को बसाने के लिए क्या किया, जंगलों का लगातार क्या करने लग गए, सफाया करने लग गए थे, लगातार जंगलों को नष्ट करने लग गए थे। इस तरीके से भी जंगली लोगों के जीवन में क्या है, काफी ज्यादा परिवर्तन आया, है ना। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि वाणिज्यिक खेती का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब वाणिज्यिक खेती का मतलब क्या है, जैसे जंगली उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख होता है ना बच्चों, ठीक है ना, इन्हें वाणिज्यिक खेती कहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और हाथी पकड़े और बेचे भी जाते थे। यहाँ से क्या होता था, हाथी को पकड़ा भी जाता था और बेचा भी जाता था। अब क्या होने लगे, कुछ कबीलों के जो सरदार थे ना, वो जमींदार और राजा बन गए थे। जो कुछ कबीले के सरदार थे, ठीक है, वो जमींदार और राजा बन गए और अपने ही खानदान के सदस्यों से क्या कर दिया, उन्होंने सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया था। जैसे कि अगर बात की जाए, सिंधु में कबीलाई सेना, मतलब एक सेना थी जिसमें क्या हुए थे, 6000 घुड़सवार और 7000 क्या थे, उसमें पैदल सैनिक हुआ करते थे। इसके साथ साथ 16वीं 17वीं शताब्दी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ना, जैसे कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ युद्ध किए और उनको हराकर क्या किया, अपने कबीले का क्या किया था, विस्तार किया था। इस प्रकार से जंगल वासियों के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आए थे। अब बात करते हैं बच्चों चांदी के बहाव। और चांदी का बहाव का मतलब क्या, देखो तो मुगल साम्राज्य में क्या होता था, एशिया उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में क्या हुआ था, अपने सत्ता को लेकर और संसाधनों पर अपनी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत कर रखी थी उसने। और कुछ खोजी यात्राओं से क्या हुआ था, नई दुनिया की कुछ खोजी यात्रा की गई, जिसके कारण नई दुनिया खुल गई। नई दुनिया यानी यूरोपीय कंट्रीज होती है, ठीक है। तो नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के साथ व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया था। यूरोप और भारत का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में और भौगोलिक विविधता आई थी। दूसरी ओर नई जो वस्तुएं थी ना, उसका व्यापार अब शुरू होने लग गया था। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का जो भुगतान होता था ना, उस समय एशिया में चांदी के रूप में होता था। इसी कारण क्या होता था, एशिया में भारी मात्रा में चांदी आ गई और इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा कहाँ आएगा, भारत में इकट्ठा होने लग गया था। क्योंकि उस समय भारत से जितनी वस्तुएं जाती थी, उस समय दुनिया में ज्यादातर देशों में चांदी के सिक्के चला करते थे। तो भारत में क्या हो गया, चांदी का स्थिरता बन गई और ये भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन हमारे भारत में मौजूद नहीं है। चांदी हमारे भारत में ज्यादा पाई नहीं जाती। तो परिणाम क्या हुआ, 16वीं 17वीं सदी में क्या हुआ कि भारत में धातु की जो मुद्रा का स्थान किसने ले लिया, चांदी ने ले लिया। अब चांदी के रुपया की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता क्या हो गई, बन गई थी, ठीक है। चलो अब बात करते अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में। तो देखो आप सभी को पता है कि आईने अकबरी क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक परियोजना का परिणाम था, ठीक है। ये 1598 में ये पूरा हुआ था। इसे कई जिल्दों में बांटा गया है, ठीक है। और ये शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य का एक राजपत्र के रूप में भी क्या हुआ, देखा जाता है। आईने अकबरी के जो रचनाकार थे वो अबुल फजल थे, ठीक है ना, जिन्होंने अकबर के शासनकाल के बारे में आईने अकबरी में लिखा है, ठीक है। अबुल फजल का जन्म जो हुआ था वो आगरा में हुआ था, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने ही लिखा है आईने अकबरी। अब आईने अकबरी के विशेषता क्या है, गुण क्या है, ठीक है ना। तो पहला अगर बात की, देखो बच्चों आईने अकबरी से हमें क्या मिलता है, दरबार के बारे में जानकारी मिलती है, प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, सेवा संगठन की जानकारी मिलती है, राजस्व के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है, प्रांतों जैसे राज्य जो होते हैं ना, राज्यों का भूगोल की जानकारी मिलती है, धार्मिक रीति रिवाज की जानकारी मिलती है, विभागों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमें कौन देता है, आईने अकबरी देता है। ये आईने अकबरी जानकारियों का पूरा, मुगल साम्राज्य की जानकारियों का पूरा खान है इसके अंदर,
ठीक है। और आईने अकबरी के समक्ष जानकारियां सिलसिलेवार तरीके से संकलित की गई है, मतलब सीक्वेंस वाइज तरीके से क्या किया गया है, इसके अंदर जानकारियां बताई गई हैं। पहले 3 भागों में हमें किसका वर्णन मिलता है, जैसे कि प्रशासन का वर्णन मिलता है, ठीक है, मंजिल आबादी का वर्णन मिलता है, सिपाह आबादी का वर्णन मिलता है और मुल्क आबादी का जानकारी हमें मिलती है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले देखो, अगर जैसे मैं बात करूं कि आखिर मंजिल आबादी के बारे में, तो मंजिल आबादी का मतलब क्या है कि यानी शाही परिवार की जानकारी मिलती है इससे, ठीक है। दूसरा है सिपाह आबादी। सिपाह आबादी का मतलब क्या है बच्चों, जिसमें हमें सेना की जानकारी मिलती है। और चौथा है मुल्क आबादी का मतलब क्या है, जिसमें हमें प्रांतों के बारे में यानी राज्यों के बारे में बताया गया है। चौथा और 5वें भाग में क्या किया, भारत के लोगों के जो धार्मिक साहित्य थे या सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे उनकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं आईने अकबरी की कमजोरियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। तो पहला, इसमें जोड़ करने में बहुत ज्यादा गलतियां हैं, ठीक है, जोड़ इसके अंदर गलत है। दूसरा क्या है, जो संख्यात्मक आंकड़े हैं ना, संख्यात्मक आंकड़े मतलब 10, 15, 20, 30, 40 जो लिखे होते हैं ना, तो संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं देखी गई हैं और आंकड़े ना समान रूप से एकत्रित नहीं किए गए हैं। राजकोषीय आंकड़ों के बारे में यानी पैसों के बारे में, कहाँ से कितना पैसा आता है, इसके बारे में तो बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। लेकिन प्रदेशों के मूल्यों, मजदूरी या आम लोगों के बारे में इसमें जो आंकड़े हैं उसमें कई ज्यादा विषमताएं देखी जा सकती है। ये आईने अकबरी क्या है, कमियां हैं। अब बात करते हैं आईने अकबरी को एक अनोखा दस्तावेज क्यों कहते हैं। तो देखो बच्चों, आईने जो अकबरी है मुगल साम्राज्य की गठन और उसकी संरचना का काफी ज्यादा जानकारी देता है कि मुगल साम्राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से बाबर आया है ना, और किस तरीके से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। आईने मुगल साम्राज्य के बाशिंदे मतलब क्या होता है, लोग, और वहाँ के लोगों द्वारा किए जाने वाले उत्पादों की जानकारी के सांख्यिकी आंकड़े हमारे पास सामने रखता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पंजाब, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से क्या होता था, दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, है ना, पश्चिम बंगाल में चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी। तो इस तरीके के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। मध्यकालीन इतिहासकार जंग, फतह, सियासी साजिशें आदि का वर्णन करते हैं और क्या करते हैं, अबुल फजल ने साम्राज्य के बारे में विशेष सूचनाओं को दर्ज करके अन्य परंपरा को पीछे छोड़ दिया, अन्य पुस्तकों को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा क्या है बच्चों, आईने अकबरी लोगों के पेशे और व्यवसाय के बारे में हमें जानकारी देता है, उच्च अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, और इसके साथ साथ कृषि संबंधी जो जानकारियां है ना, आईने अकबरी में सांख्यिकी सबूत महत्वपूर्ण है, इनको किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। आईने अकबरी में बड़े अच्छे तरीके से कृषि के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता रखा है, अन्य पुस्तक इन्हें चुनौती दे ही नहीं सकती, इस तरीके का। अब बात करते हैं मुगल काल में राजस्व प्रणाली किस प्रकार की हुआ करती थी। तो देखो बच्चों, पहला तो अगर बता दूं कि जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, ठीक है ना। कॉमन सी बात है कि वो उनका राजस्व से ही पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य चल रहा था। अगर राजस्व ना मिले तो मुगल साम्राज्य खत्म हो जाए, यानी टैक्स ना मिले तो। राजस्व आंकलन यानी और वसूली के लिए, मतलब कहने का मतलब राजस्व का आंकलन या निर्धारण करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया था, ठीक है ना। एक ऐसा संस्था, एक ग्रुप बनाया गया था जिसे दीवान कहते थे। दीवान को पूरे राज्य के क्या कहते हैं, वित्तीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। दीवान एक व्यक्ति होता है बच्चों, इसको पूरा वित्तीय व्यवस्था का सौंपा गया था कि भाई तुम्हें कितना पैसा कहाँ से लेना है ना। और भू राजस्व निर्धारण, भूमि और उसके उत्पादन संबंधी सूचना एकत्रित की गई थी कि भैया जो जमीन है कितनी ज्यादा उपजाऊ है या कितनी ज्यादा बंजर है। और अमीर गुजार या राजस्व वसूली करने वालों को की नियुक्ति की जाती थी, जो क्या करते थे, जमीन की उपजाऊपन देखते थे और उसके आधार पर क्या करते थे, राजस्व का निर्धारण करते थे। सभी क्षेत्रों की भूमि की पैमाइश से नापा गया ताकि ये जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार की कितनी भूमि बटी हुई है, ठीक है ना। कॉमन सी बात है, अच्छी भूमि हो तो ज्यादा पैसा लिया जाएगा, कम मतलब उपजाऊ भूमि हो तो कम पैसा लिया जाएगा, है ना। ऐसे पैमाइश के प्रयास जो है ना, शुरुआत जैसे भूमि की नपाई करने का जो प्रयास है, सबसे पहले अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था और औरंगजेब के शासनकाल में चलता रहा था इस प्रकार के शासन, ठीक है। भू राजस्व का इंतजाम जो था ना, वो 2 चरण में किया जाता था। पहला तो कर निर्धारण किया जाता था, पैसा लिया जाता था, और दूसरा वास्तविक, भैया जैसे तुमसे बोला है कि भैया 5,000 रुपये महीना लूंगा,
तो वास्तविक 5,000 रुपये ही मुझे देना है। ठीक है ना। इस तरीके का इंतजाम 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है। इसके साथ साथ कई बार किसानों के पास नगद नहीं होता था, कैश नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, इसकी भुगतान जो है ना, उनके पास अन्य विकल्प भी हुआ करते थे। वो फसलों के साथ भी फसल देकर भी क्या करते थे, राजस्व का भुगतान कर सकते थे। अब बात करते हैं तंबाकू का प्रचार या प्रसार। देखो होता क्या था बच्चों, जो तंबाकू का पौधा है, ये पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा था। दक्कन मतलब वही महाराष्ट्र, वहां पहुंचा था। और वहां से 17वीं शताब्दी में जो हुआ था, शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत में लाया गया था। अभी तो शायद आई थिंक मतलब उत्तर प्रदेश तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। आईने अकबरी उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं है। आईने अकबरी में तो है ही नहीं वर्णन तंबाकू के बारे में। ठीक है ना बच्चों। अकबर और उसके अभिजातों यानी अमीर लोगों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखा था। अकबर ने और 1604 में उनके मतलब अमीर लोगों ने। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू या धूम्रपान जो नहीं होता, जैसे सिगरेट विगरेट हुक्का चलाना या चिलम पीना का जो प्रचलन बढ़ गया था। जहांगीर भी इसी बुरी आदत से क्या था, परेशान था। ठीक है ना। और उसने इस पर पाबंदी भी लगाई थी। और ये पाबंदी पूरी तरीके से क्या होता, बेअसर हुई थी। क्योंकि जिस समय इसने उस पर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, उस तक यानी 17वीं शताब्दी तक तंबाकू पूरे उत्तर भारत में क्या हो गया था, व्यापार का मुख्य वस्तु बन गई थी। तो इसलिए वो उसे रोक नहीं पाया, जहांगीर भी इसे रोक नहीं पाया। तो ये था बच्चों इस वीडियो का अंतिम पार्ट। मैंने सारे के सारे पार्ट्स को कवर कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो पर। धन्यवाद।